हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है हमारा साइटोलॉजी से सेल, और सेल से जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पे साइटोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आपके लास्ट क्लासेस में, और जिसमें हमने स्टार्ट किया था आपका सेल। यस, सेल में हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पढ़ चुके थे। मैंने आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बताया था। सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। मतलब बेसिकली देयर इज़ अ 3 पार्ट, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑलरेडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले सेल वॉल होता है, हम वो भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा। साइटोप्लाज्म हमारे सेल का एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल। तो उन्हीं ऑर्गेनल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते चल रहे थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं। तो ये सब पार्ट मैंने आप लोगों को लेबल करके डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन, सिर्फ टर्म्स बताए थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं किए हैं। एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दे चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का दे चुकी हूँ, लाइसोसोम्स का दे चुकी हूँ, गोल्गी एपैरेटस का दे चुकी हूँ। अब जो मेन पार्ट यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं, जो अब मेन पार्ट्स यहाँ पर बचे हैं वो हमारे क्या हैं, वो है हमारा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सेल से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों को प्लास्टिड्स के बारे में बताऊँगी, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड्स का ही पार्ट है। मतलब जो यहाँ पे हम एक आपका सेल ऑर्गेनल डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, प्लास्टिड्स। भाई समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने एक खासियत पढ़ी थी प्लास्टिड्स से कनेक्टेड कि ये जो प्लास्टिड्स हैं दे ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। मतलब सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ये कहीं और प्रेजेंट नहीं होते। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हमने टोटल कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, सबसे पहला है आपका ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्या है आपके ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड इज योर क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज योर क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। प्लास्टिड्स की बात की जा रही है, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो फंक्शन भी प्लांट्स जैसा ही होगा, समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं, बेसिकली पहली चीज़ तो पिगमेंटेड कंपोनेंट्स हैं ये, इसमें से एक्सेप्शंस भी हैं। पिगमेंटेड कंपोनेंट्स होने के साथ साथ जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है वो हमें यहाँ समझनी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो टर्म लिखा है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या मतलब है? ल्यूकोप्लास्ट हमारे सेल के वो प्लास्टिड्स हैं जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। मैंने अभी भी आपको बोला ये पिगमेंटेड पार्ट है, जैसे क्योंकि जब भी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट हमारे बॉडी का या फिर सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। तो जब भी प्लास्टिड्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कलरिंग पार्ट या फिर पिगमेंट आता है। तो प्लास्टिड्स की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट भी पिगमेंट देते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी पिगमेंट देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट की तो ये कैसे प्लास्टिड्स हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। कलरलेस प्लास्टिड्स हैं तो भाई कॉमन सी चीज़ है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप कलर नहीं देते तो फिर इनका काम क्या है? तो कलरलेस हैं, कलर नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरा काम इनका पास प्रेजेंट है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज के बेसिस पर ही हमने यहाँ पे जो प्लास्टिड्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हैं आपके अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज योर एल्यूरोप्लास्ट एंड थर्ड इज योर
एलियोप्लास्ट। हमारे प्लांट सेल में फूड की स्टोरेज करने का काम जो पार्ट करता है वो यही 3 पार्ट्स हैं, अमाइलोप्लास्ट है, एलियोरोप्लास्ट है एंड एलियोप्लास्ट है। तो जब भी आपसे बात की जाती है आपके ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं तो फिर ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, तो उसका जवाब हम देते हैं कि ये फूड की स्टोरेज करते हैं। अब जो कंपोनेंट स्टोर किया जाएगा उसी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने तीनों के तीनों सेल्स को क्या कर दिया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं बात करूँ वो सेल्स जो कि हमारे प्लांट पार्ट के अंदर किस चीज़ को स्टोर करने का काम करते हैं, स्टार्च को। अमाइलो टर्म से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टार्च की बात कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे राइस है, व्हीट है, ये सारे के सारे प्लास्टिड्स, इनके जो प्लास्टिड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द स्टार्च इन देम। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आपकी एलियोरोप्लास्ट की, तो एलियोरोप्लास्ट हमारा एक ऐसा प्लांट का सेल है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। दे स्टोर स्टार्च, दे स्टोर प्रोटीन्स। ओके, मतलब अमाइलोप्लास्ट की बात करें भाई तो स्टार्च को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप एलियोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द प्रोटीन्स। प्रोटीन की बात करें तो पल्सेस के अंदर आपके सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, एलियोरोप्लास्ट सेल्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके किसकी, एलियोप्लास्ट सेल्स की। एलियोप्लास्ट सेल से अब तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, फूड के स्टार्च होता है, प्रोटीन्स होता है, लास्ट क्या बचा, लास्ट हैं आपके फैट्स। तो जब भी आप बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट में एलियोप्लास्ट सेल्स की, तो एलियोप्लास्ट सेल्स हमारे प्लांट के एक वो ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स का ल्यूकोसाइट में जो कि किसको स्टोर करने का काम करता है, ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं ऑयल को स्टोर करने वाला पार्ट जो कि क्या कर रहा है, हमारा प्लास्टिड्स बना रहा है। ओके, वो क्या करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा। और जब भी आप ऑयल की स्टोरेज की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं ग्राउंडनट्स की बात कीजिए, पीनट्स की बात कीजिए, तो ये सब आपका ऑयल रिलीजिंग आपके क्या है, जो भी आप फूड देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट आपको मिल रहा है वो कौन सा मिलेगा, एलियोप्लास्ट मिलेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या क्या बोला, प्लास्टिड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देते हैं, कलरलेस पिगमेंट्स हैं। लेकिन कलरलेस पिगमेंट्स होने के बावजूद, मतलब कलरलेस पिगमेंट है तो फिर फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा, तो दे हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड द सेल। ठीक है, लाइक स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नाम से समझ में आ जाता है हमें। अमाइलो टर्म हम बहुत सारी जगहों पे लाइक डाइजेशन में भी और जब भी कोई स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की बात होती है तो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अमाइलो। ओके, दूसरा मैं बात करूँ आपका एलियोरो की, तो एलियोरो टर्म इज़ कनेक्टेड विद द प्रोटीन्स। ओके, और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एलियोप्लास्ट की तो इट इज़ कनेक्टेड विद द ऑयल। तो जो भी स्टोरेज करवाएगा आप सेल में, भाई कौन सा ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसके फूड कंपोनेंट को देख के पता कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बोला, राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, कौन से ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे, अमाइलोप्लास्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रोटीन में, पल्सेस हैं आपके, तो पल्सेस दालें जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन से आपके प्लास्टिड्स या ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं, तो एलियोरोप्लास्ट मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ ग्राउंडनट की, पीनट्स वगैरह जिससे आप ऑयल निकालते हो, ऑयल का रिलीजिंग करवाते हो, तो वो उनके अंदर जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। हालांकि कलरलेस है, कोई कलर बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम बढ़े किसके पास, क्रोमोप्लास्ट के पास। क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहली चीज़, काम दोनों के भले ही अलग अलग हों लेकिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फंक्शन, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब हमारे प्लांट को, हमारे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जो डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं वो किसकी वजह से ही दिए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से और क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक तरीके का पिगमेंट ही रिलीज़ करवाता है सिर्फ, और वो जो सिंगल पिगमेंट है वो आपका क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट ही कहलाता है। बात को समझें। तो क्लोरोप्लास्ट की जब बात की तो क्लोरोप्लास्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, उससे पहले देख लेते हैं हमारा क्रोमोप्लास्ट। जब भी आप क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू द
प्लांट पार्ट्स लाइक वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनमें हमने कई सारे ब्राइट कलर्स देखते हैं लाइक ऑरेंज है, पर्पल है या फिर रेड है। डिफरेंट जो ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे किसके थ्रू प्रोवाइड करवाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट के थ्रू। प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द प्लांट पार्ट्स, डिफरेंट कलर टू दी प्लांट पार्ट्स। हमारे प्लांट पार्ट्स को डिफरेंट कलर देता है एक्सेप्ट ग्रीन। जितना कलर मिल रहा है रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, ये सारे के सारे कलर किसकी वजह से दिए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिए जाते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसी भी प्लांट पार्ट में, इवन हमारे फ्लावर के कैलिक्स जो होते हैं, जो आपको सेपल्स दिख रहे हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, वो भी किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, बट नॉट बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। तो मैंने बोला कि क्रोमोप्लास्ट कलर देगा तो ग्रीन को छोड़ के सारे कलर देगा। क्लियर? अब हमने बात करी आगे, ये जो डिफरेंट कलर्स दिए जा रहे हैं इसमें कुछ पिगमेंट्स के नाम भी हैं। कौन भाई? जब भी आप कलर की बात करते हो तो कलर हमेशा किसी भी बॉडी के पार्ट को, प्लांट के पार्ट को पिगमेंट के थ्रू दिया जाता है। लाइक हमने मेलानिन पिगमेंट की बात करी थी स्किन के लिए। ओके, हम आरबीसीज की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर का पिगमेंट है, मेलानिन जो है वो आपका यही स्किन कलर का एक पिगमेंट है। क्लियर? तो ऐसे ही जो भी अलग अलग प्लांट के पार्ट्स की आप बात करेंगे तो जितने प्लांट्स की पार्ट की बात आप कर रहे हैं ये सब क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ये सब प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट पार्ट। ओके, और उन पिगमेंट्स के कुछ ना कुछ नाम होंगे, तो कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पिगमेंट्स कौन कौन से भाई? एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स। तीन पिगमेंट्स बहुत कॉमनली एनसीईआरटी में भी मेंशन होते हैं और पूछ लिए जाते हैं। एंथोसाइनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। कहाँ मिलता है? आप लोगों ने बीट या फिर शुगर बीट की अगर मैं बात करूँ, बीट रूट या फिर शुगर बीट, ये चुकंदर होती है हमारी। जब भी हम चुकंदर की बात करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो डार्क पिंक या फिर एक मरून शेड होता है। जब आप उस चुकंदर को कट करते हो पीसेस के अंदर और उसको वॉश करते हो या उसको पील करके वॉश करते हैं तो कलर जो है वो बहुत सारा उसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो एंथोसाइनिन की, मतलब वो पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है? तो आपका एंथोसाइनिन पिगमेंट है। और व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द पिगमेंट एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है और एक डार्क, वही जो एक चुकंदर का कलर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। ओके, फिर हमने बात करी आगे कैरोटेनॉइड्स की। कैरोटेनॉइड्स आपके रेड और येलो, ऑरेंज कलर, जैसे भी मैं बात करूँ सिट्रस फ्रूट्स हैं और नींबू, लेमन है आपका सिट्रस फ्रूट में आता है। मैं बात करूँ मौसमी आपकी सिट्रस फ्रूट में आती है, ऑरेंजेस आपके सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं। तो ये सारे कलर्स दिए जाते हैं किसकी वजह से? कैरोटेनॉइड्स की वजह से। ओके, और सेम आपके क्या हैं? ज़ेंथोफिल्स हैं, वही ऑरेंज ग्रीन कलर्स जो दिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवा रहे हैं। पिगमेंट्स बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पे जो मेजर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो मैंने आपको बता दिए। एंथोसाइनिन कैसा है? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि फाइंड द वाटर सोल्यूबल पिगमेंट इन इट, तो उसमें आपको जो है वो आंसर ढूंढना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ आपके क्लोरोप्लास्ट की, तो नाउ इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ आवर प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल की खासियत है फोटोसिंथेसिस। मतलब हमारे दिमाग में जब भी प्लांट का नाम आता है तो हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं? हम सोचना शुरू कर देते हैं ऑटोट्रॉपिक नेचर के बारे में। मतलब एक वो नेचर प्लांट का जो कि क्या करता है, जो कि अपने आप से, खुद से फूड की सिंथेसिस करता है फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द
टू द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, मतलब अपने लिए तो बना ही रहा है, साथ साथ दूसरों को भी उसी की वजह से हम बोलते हैं ना कि भाई जो पूरा वर्ल्ड के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितना एनर्जी सोर्स सप्लाई किया पा रहा है वो किसकी वजह से किया जा रहा है, वो प्लांट की वजह से ही जा पा रहा है। ओके, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्लिक करता है प्लांट का नाम आते ही, वो है सिंथेसाइजर्स, मतलब ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, खुद से फूड बनाने वाले। तो जब आप खुद से फूड बनाने वालों की बात करते हो तो वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि एनिमल सेल में नहीं है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होती। मैं बोलूँ, जब हमने आपका जब हमने सेल यूकैरियोटिक सेल का एक ओवरव्यू देखा था तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला था, उसमें मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के आगे एस्ट्रिक बना के लिखा था कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इनसाइड द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। तो जब सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर काम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो उसका जवाब हम किसके थ्रू देते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू देते हैं कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में ना मिलने की वजह से ही एनिमल्स आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ओके, लेकिन जब आप प्लांट की बात करते हो तो आप कैसे भी प्लांट की बात करो, प्लांट का मतलब ही है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। मैं इसके कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। कहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ भाई, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी बातें पढ़ी थी, जितना डिस्कशन किया था, वो पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो आपका किस पे जाता है, क्लोरोप्लास्ट पे भी एप्लीकेबल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग से बंधा हुआ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने बात करी किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। मैं एक रफ डायग्राम बना देती हूँ ताकि थोड़ी क्लियर आपको हो जाए। अगेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, ये हम बढ़े आगे। देखिए, कुछ ट्रांसफर सेक्शन इस तरीके से कट किया है जिसमें आपको कुछ टेक्स्ट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये इन सब के अलग अलग नाम हैं, तो समझते चलेंगे क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका क्लोरोप्लास्ट की, तो मैंने क्या बोला, इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या हुआ, मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन दैट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं सिर्फ एक इंडिकेशन दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सिमिलर, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब काम अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन अलग है, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स हैं, वो ऑलमोस्ट क्या हैं, सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ योर इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक स्वेलोइन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आपका थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड से आपको स्टेक लाइक स्ट्रक्चर जो थाइलाकॉइड से ही कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके ग्रैनम। ग्रैनम के बाद ये दो
पार्ट्स को, दो थाइलाकॉइड्स को या दो स्टैक ऑफ ग्रैनम को जो पार्ट स्वेलोइन पार्ट जोड़ने का काम करता है, ये कहलाता है आपका स्ट्रोमा लैमेली। ओके, यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है बहुत सारे कैरेक्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे हैं सिमिलर। जब बहुत सारे कैरेक्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर हैं तो भाई क्या क्या कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो देखें आपको दिख रहा होगा, ये इसका खुद का सर्कुलर डीएनए, ये इसका खुद का राइबोसोम। ओके, फिर हमने बात करी आपकी किसकी, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, और यहाँ जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है जिसको हमने साइटोप्लाज्म नाम दिया है सेल के अंदर, मैट्रिक्स नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और स्ट्रोमा लैमेली से यहाँ टर्म बनता है, या फिर स्ट्रोमा से ही टर्म बनाया हमने, स्ट्रोमा लैमेली, कोई भी टर्म दे सकते हैं। तो स्ट्रोमा यहाँ पर क्या, यहाँ का क्या है, मैट्रिक्स मेंशन कर देती हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रोमा पर भी, स्ट्रोमा लैमेली पर भी, ग्रैनम पे भी, थाइलाकॉइड पे भी, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन तो कवरिंग है। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इट इज़ हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन राइबोसोम्स, हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ अ सर्कुलर डीएनए। तो राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ से एक कैरेक्टर समझ में आया, क्या समझ में आया, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। कैसा ऑर्गेनल था, सेमी ऑटोनोमस, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस था, मतलब राइबोसोम खुद के प्रेजेंट है तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ओके, इसके बाद मैंने बोला सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स है, मैट्रिक्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। तो ये एग्जाम्पल भी है किसका, सेल विद इन सेल का एग्जाम्पल। ओके, सेल विद इन सेल जिसमें हमने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, फिर हम आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा कि ये कुछ कैरेक्टर्स थे, सेल विद इन सेल का एग्जाम्पल था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल था, बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर्स है माइटोकॉन्ड्रिया ही जैसे। क्लियर, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। आगे हमने बात करी किसकी, कि जब भी आप बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि भाई वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ होती हैं, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी अभी हमें फर्दर पढ़नी है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम मेंशन करेंगे कि जो लाइट रिएक्शंस हैं, मतलब जो एक्चुअल आपका ब्रेकिंग है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, सॉरी फॉर्मेशन जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का, वो कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली एट द साइड वेयर द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। अब इस पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में आई डिडंट मेंशन अबाउट द क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो समझ में आना चाहिए वो क्या है, यही ग्रैनम एंड थाइलाकॉइड्स। क्या दिख रहे हैं आपको, ग्रैनम्स दिख रहे हैं और थाइलाकॉइड्स दिख रहे हैं। तो जब भी आप ग्रैनम और थाइलाकॉइड की बात कर रहे हो तो यही मेन पार्ट है। ओके, पूरे सेल के अंदर इसी ने अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब जो मेन पार्ट है वो यहीं कहीं है। तो यहाँ पे यही स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर, ये पूरे ग्रैनम्स के अंदर, थाइलाकॉइड्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो प्रेजेंस है आपकी, ये क्या बनाती है, क्लोरोफिल बनाती है। क्या बना रही है बच्चों, क्लोरोफिल बना रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वेयर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर क्वेश्चन वो पूछेगा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अगर वो सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि भाई आपका जो क्लोरोफिल है वो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ प्रेजेंट है, तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा। तो वो जवाब क्या है आपका, ग्रैनम्स के अंदर, मतलब थाइलाकॉइड या फिर ग्रैनम की बात करें जिसपे स्टेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का भी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो क्या प्रेजेंट है, आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और यहीं पे इन्हीं ग्रैनम्स के अंदर, इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। ये कई सारे पार्ट्स मैं सर्कुलर पार्ट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ पाए। ये एक मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड, ग्रैनम्स, राइबोसोम्स, सर्कुलर डीएनए, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा जो कि आपका मैट्रिक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, मैंने ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम यहाँ स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं। ओके, प्लास्टिड्स कंप्लीट हुए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट ऑर्गेनल है आपका सेंट्रोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है आपका, सेंट्रोसोम।
मैंने जस्ट आफ्टर क्लोरोप्लास्ट सेंट्रोसोम बताने का एक रीज़न है मेरा कि वो जो हमने ऊपर पढ़े प्लास्टिड्स वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट थे, प्लांट सेल में। और जब भी हम सेंट्रोसोम्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे सिर्फ एनिमल सेल में। खासियत क्या है, एनिमल सेल। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कुछ चीज़ नहीं समझनी है आपको। ये है मेरा सेंट्रोसोम, इसके अंदर प्रेजेंट है 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के साथ एक कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर। अगर मैं सेंट्रियोल का देखूं अंदर से तो ये आपके क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सेंट्रियोल पे, सेंट्रोसोम पे, क्योंकि ये दो जगह कनेक्शन बनाएगा। अभी आप साइटोलॉजी में सेल पढ़ रहे हैं, जब आप डिस्कस करेंगे आपका जब आप डिस्कस करेंगे आपका बायोमोलिक्यूल्स, सॉरी सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स के बाद सेल डिवीजन, तो उसमें आपको अगेन सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रोसोम क्या करवाता है, इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन। सबसे पहला मैंने क्या बोला, हेल्प्स इन इनिशिएट्स सेल डिवीजन। कैसे करता है, सेंट्रियोल की हेल्प से। सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेंट्रियोल करते हैं भाई फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस मैं करूँगी। हम कर चुके हैं, मतलब सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर क्या है, जब लंबे लंबे पतले थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर हमारे क्रोमोसोम से बन के उसको सेपरेट करने का काम करते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे सेंट्रियोल्स की वजह से ये होता है। तो सेंट्रोसोम इनिशिएशन कर रहा है सेल डिवीजन का, और सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रियोल जो है ये क्या बनाते हैं, आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं 90 डिग्री ईच, और इसके जो अंदर का मैं बात करूं क्योंकि थ्रेड से बना है, तो एक कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनल, या फिर कार्टव्हील से कनेक्टेड इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कार्टव्हील की बात होगी तो वो एक्चुअली किसका डिस्कशन कर रहा है, वो सेंट्रोसोम का डिस्कशन कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम के बाद हमारा ये जितना पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके। कहाँ से शुरू किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमने सेंट्रोसोम के बारे में बात करी। अब लास्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म इज़ ओवर नाउ। अब जो लास्ट टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखें, सबसे पहले जब भी आप बात करते हैं आपके न्यूक्लियस की, तो हमारे बॉडी का एक मेजर ऑर्गन और एक न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है मेजर ऑर्गन तो है ही है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके साथ साथ मेजर स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेल के अंदर। अगेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, कहाँ पर, आपके जब हमने न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, सबका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज़ क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं, काम तो बहुत है, जेनेटिक मटेरियल सारा इसी में प्रेजेंट होता है। जब जेनेटिक मटेरियल सारा इसी में प्रेजेंट है तो जितनी एक्टिविटीज़ सेल डिवीजन की चलती हैं वो सब न्यूक्लियस से ही इनिशिएट करवाई जाती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो डीएनए रेप्लिकेशन भी आपका इसी न्यूक्लियस से शुरू होगा। मतलब जब भी आप बात कर रहे हैं हमारे सेल में न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस मेजर बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। लाइक आपका प्रोटीन की सिंथेसिस जो हम जेनेटिक्स वगैरह में पढ़ेंगे, वो सब अंदर के जेनेटिक मटेरियल की वजह से है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे साइटोलॉजी के हिसाब से, अगर पूछे कि भाई न्यूक्लियस का काम क्या है एक्चुअली, तो इट हेल्प्स इन द
इनिशिएशन ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्योंकि न्यूक्लियस तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। हर सेल की खासियत होती है कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। कुछ पार्ट्स को छोड़ के कुछ जगहों को छोड़ के, लाइक कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक फंगस वगैरह की, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन एक जनरल बात की जाए तो पर सेल आपका सिंगल जो न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा, अकेला ही रहेगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे आपको क्या क्या दिख रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये पार्ट अगर आपको पहचान में आ रहा हो तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैं बना रही हूँ क्योंकि सेल ऑर्गेनल है तो भाई इसके अंदर अपना खुद का साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये देखें, पूरा प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, देखें सबसे पहले ये है हमारे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। हमारे न्यूक्लियस को दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी, एक बाउंडेशन दे रखी है हमने। किसके थ्रू दे रखी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ओके, ये जो डार्कर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अलावा जब भी मैंने मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे बताया स्ट्रोमा, ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको हमने बहुत ही ईजी सा नाम दिया है, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आपका यह है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए। और न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में लगातार एक्सचेंजिंग चलती रहती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो वो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक्सचेंजिंग कंटिन्यूस हमारे सेल के अंदर चल रही है, वो किसकी हेल्प से चलती है, न्यूक्लियर पोर की हेल्प से चलती है। तो अगेन न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो चल रही है उसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही शुरू होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवीजन करवाता है। मतलब किसी भी सेल को आपको डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको किसको डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करवाई जा रही हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है। अगेन जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है उसी तरीके से सेम एक्सपेक्ट में हम किसकी काम की बात करते हैं, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम कर रहा है ताकि उसकी एक्टिविटीज़ में कोई इंटरफेरेंस ना हो। सिमिलर तरीके से न्यूक्लियस भी क्या करता है, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक एक्सटर्नल कवरिंग बना रही है जो कि क्या करेगी, जो कि आपके फर्दर सेल को आगे इंटरफेरेंस को रोकने का काम करेगी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक। बात को समझे, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है आपके न्यूक्लियस के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट करना ताकि कोई इंटरफेरेंस बाहर की तरफ से यहाँ पे प्रेजेंट ना हो।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में हमें क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके सॉरी एक्सक्यूज़ मी। हमने बात करी किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में हमें छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। ये जो स्मॉल पोर्स हैं ये आपके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है भाई, अब हमने मेम्ब्रेन का सेपरेशन तो देना है, ओके लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरीके से इस पार्ट को क्या कर दूँ, सेपरेट कर दूँ आपके साइटोप्लाज्म से। देयर शुड बी अ कंटिन्यूस एक्सचेंजिंग प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म एंड दैट एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर पोर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जितना भी सामान का आना जाना है वो पूरा का पूरा परफॉर्म करवाया जा रहा है किसकी वजह से, न्यूक्लियर पोर की वजह से। ओके फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे हमें न्यूक्लियर पोर के अंदर दिख रहा है, इसी न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड मैट्रिक्स जो कि क्या बनाता है आपका साइटोप्लाज्म बनाता है। अब साइटोप्लाज्म तो कहेंगे नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पर ये क्या बनता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल जिस तरीके से साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मैट्रिक्स प्रोवाइड करके डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम करता है, सेम काम यहाँ पे कौन कर रहा है आपका न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म कर रहा है। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ चलेंगी वो सारी की सारी केमिकल एक्टिविटीज़ इसी के ऊपर चलने का काम, इसी के अंदर चलने का काम करती हैं। थर्ड हमें एक डार्कर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है जिसको मैंने नाम दिया है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात हम पहले भी कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, आपके राइबोसोम्स में। पूछा गया था कि भाई राइबोसोम्स की सिंथेसिस कौन करता है, तो न्यूक्लियोलस की बात करी तो न्यूक्लियोलस हमारे न्यूक्लियस का एक ऐसा पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए जो राइबोसोम्स की प्रेजेंस है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस आपकी कहाँ पे है, हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर ही। न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम बनाने का काम करता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये आपका डिसअपेयर हो जाता है और जब सेल डिवीजन हो जाता है कंप्लीट तो ये वापस से रीअपेयर हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपेयरेंस या फिर अपेयरेंस ही इनिशिएशन को और टर्मिनेशन को, किसके इनिशिएशन और टर्मिनेशन को, सेल डिवीजन के इनिशिएशन और टर्मिनेशन को मार्क करने का काम करती है। ओके लास्ट पार्ट है आपका जेनेटिक मटेरियल। जब भी हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली हमारे सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस सेल का मेन वर्क करवाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मेन वर्क करवाने वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल। जब भी आप सेल डिवीजन करवाएंगे तो सेल डिवीजन करवाने के लिए आपको न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए और आरएनए है, इसी डीएनए और आरएनए को डिवाइड करके हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका ओवरव्यू था किसका, सेल का।